नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने इसके पहले हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था और उस चैप्टर में मैंने बताया था कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में अध्ययन करने के बाद उत्तर का विशाल मैदान लिखा हुआ था, लेकिन उत्तर का विशाल मैदान बाद में पढ़ेंगे जिससे हमारा नेक्स्ट चैप्टर लिंक कर सके और उससे हम नदियों के चैप्टर में जा सकें। इसके पहले हम समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, पठार आप जानते ही हैं। प्रायद्वीपीय पठार, पहले इन दोनों शब्दों को मैं क्लियर कर देता हूं। जो आपका प्रायद्वीप होता है, आप जानते हो, वो हिस्सा जो यहाँ पर समुद्र से तीन ओर से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? जो पठार, तो जो धरातल से 600 मीटर ऊपर उठा हो उसको हम पठार बोलते हैं। अब देखो, पठार और पर्वत के जो ढाल होते हैं वो एकदम से ऐसे होते हैं, मंद होते हैं, और जो पठार के ढाल होते हैं वो आपके एकदम तीव्र होते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऊपर उठा भाग है और शीर्ष समतल है, उसी को पठार बोलते हैं। और अगर किसी पर्वत की बात करूं तो उसके ढाल आपके मंद होंगे लेकिन शीर्ष सकरा होगा, वही आपका पर्वत होगा। तो इन दोनों शब्दों को आप क्लियर कर पा रहे हो। और आगे चलते हैं और देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भारत में कहां तक माना गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस तरफ राजस्थान के तरफ आ जाओ तो यहाँ पर तो हिमालय पर्वत आपका फैला था। हिमालय के बाद उत्तर का विशाल मैदान है, अरावली पर्वत श्रेणी, ये आपकी राजस्थान में। तो अरावली पर्वत श्रेणी तक उत्तर के विशाल मैदान, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है। तो ये ऊपर की श्रेणी हो गई अरावली पर्वत श्रेणी, और इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपकी इसकी सीमा बनाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियां ये इसकी सीमा डिसाइड करती है। और मेघालय में शिलांग के पठार तक ये आपका फैला हुआ है। तो ये ऊपरी सीमा है। तो इधर से लेकर के और नीचे तक का संपूर्ण हिस्सा आपका क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, जिसका पहले नामकरण कर लीजिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। और ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और ये क्या है? शिलांग पठार। शिलांग पठार। अरावली और विंध्याचल की यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो आपको दिखाई देगा इधर मालवा का पठार। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे सीम, मालवा का पठार। तो ये मालवा का पठार भी इसी जो है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में आता है। इसके बाद आप इधर आएंगे तो आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और इधर की ओर बढ़ जाएंगे तो मिलेगा बघेलखंड का पठार। और आगे की ओर जाएंगे तो छोटा नागपुर पठार। तो ये पूरे पठार मिलकर के ही प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। तो ये क्या है? मालवा पठार। मालवा पठार। ये क्या है? बुंदेलखंड पठार। और ये क्या है? बघेलखंड पठार। और ये क्या है? झारखंड का पठार। बहुत फेमस है दोस्तों, झारखंड का पठार। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा दंडकारण्य पठार। ये आपका हिस्सा यहाँ पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के एरिया में आपको दंडकारण्य पठार दिखाई देगा। दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार। और इधर की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको दक्कन का पठार मिलेगा। बहुत फेमस है दक्कन के पठार। महाराष्ट्र में ज्यादातर इसका विस्तार है। महाराष्ट्र के अलावा भारत के 8 राज्यों में आपका दक्कन का पठार फैला हुआ है। और दक्कन के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार भी सम्मिलित किया जाता है किताबों में। तो ये आपका दक्कन ट्रैप हो गया। अभी एक एक को क्लियर करेंगे, पहले इतना समझ लें इसका विस्तार, कौन कौन सी चीजें प्रायद्वीपीय पठार में आती हैं। दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के आप इधर आएंगे, तेलंगाना का पठार आपको मिलेगा। तेलंगाना का पठार।
तेलंगाना पठार की, या और नीचे की ओर आएंगे तो कर्नाटक का पठार मिलेगा। यहाँ पर कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार। तो इतने पठारों को सम्मिलित किया जाता है प्रायद्वीपीय पठार में। तो आप क्रम से आइए तो ऊपर देखें तो अरावली पर्वत श्रेणी आपको मिल रही है, अरावली पर्वत श्रेणी मिल रही है। अरावली और अरावली के नीचे आएंगे तो मालवा मिलेगा, और मालवा के बाद आपको विंध्याचल पर्वतमाला मिल जाएगी, विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पठार, जैसे इसके उत्तर में मालवा का पठार था। मालवा के बाद मैंने बताया बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के बाद मैंने बताया बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है। और बघेलखंड के बाद मैंने बताया छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर के बाद शिलांग पठार। कौन कौन सी चीजें इसमें पढ़नी है वो सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। और विंध्याचल के आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी, सतपुड़ा पर्वतमाला भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, सतपुड़ा पर्वतमाला। और इसके बाद आप इधर आएंगे तो शिलांग पठार मैंने पहले बात कर ली। और नीचे की तरफ आइए तो दक्कन का पठार भी आपको यही मिलेगा, दक्कन का पठार। इसके बाद तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार की कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार। और इसी के अंतर्गत हम और पढ़ेंगे। और दोस्तों उसी के आगे लिखिएगा, कर्नाटक के पठार के बाद और क्या इसमें हमें अध्ययन करना है, दंडकारण्य पठार। फिर देखिए ये यहां से लेकर के ये ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तक चले जाओ, कन्याकुमारी तक, तो ये आपका वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के बाद इधर नीलगिरी के इधर जाएंगे तो यहाँ पर हम पूर्वी घाट को भी देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पूर्वी घाट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, पूर्वी घाट। इतनी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं तब जाकर के हमारा प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों एक एक के बारे में क्रमशः देखते हैं। आप लोगों को लोकेशन एक बार मैं फिर से समझा दूं कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर में राजस्थान की यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला तक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर के पूरब में शिलांग के पठार तक फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला इसमें बीच में सीमा निर्धारित करती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की। और वेस्टर्न घाट एवं यहाँ पर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न ये दोनों सीमाएं बनाते हैं दोनों तरफ की। तो इतना समझ पा रहे हैं। और इसके मध्य का भाग ही आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो इतना आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि इसकी सीमाएं आपकी कौन कौन सी हैं। चलिए अच्छा उसके आगे बढ़ते हैं और अब एक एक के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला ये आपका कब बनी थी अरावली पर्वत श्रृंखला? तो एक तो अगर पूछा जाए कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो भी उत्तर यहाँ पर अरावली ही होगा, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। और ये कब बनी थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी। इसके पहले मैंने काल समझा रखे हैं आपको, तो वो वीडियो आप देख लेंगे। प्री कैम्ब्रियन काल में इस श्रृंखला का निर्माण हुआ था। अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक फैली हुई है आपकी। गुजरात से शुरू करिए आप
गुजरात इधर है और दिल्ली इधर है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसका विस्तार। और गुजरात में इस पर्वत श्रृंखला को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली में इसको दिल्ली रिज या दिल्ली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसके दो नाम और हो जाते हैं। अब देखें ये आपका कैसा पर्वत है, तो वलित पर्वत है। अभी मैं समझाऊंगा कि वलित पर्वत क्या होते हैं और दुनिया भर में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। लेकिन कैसा वलित पर्वत? प्राचीन वलित पर्वत। अगर प्रश्न आता है नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का उत्तर आप दोगे। और इधर से लेकर के इधर तक की इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो 800 किलोमीटर के लंबे क्षेत्रफल पर आपका ये पर्वत श्रृंखला फैले हुई है। अब इतनी चीजें आप यहाँ पर क्लियर करने के बाद देखिएगा कि यह पर्वत यहाँ पर जल विभाजक का भी काम करता है। जल विभाजक किसे कहते हैं? जैसे कि कोई पर्वत श्रृंखला है, मान लो कि यहाँ पर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखला के एक तरफ से बनास नदी निकलती है और दूसरी तरफ से लूनी नदी बहती है। और जब कोई पर्वत बीच में होता है और उसकी वजह से नदियों को दोनों तरफ जाना होता है और उसको नहीं पार कर पाती हैं, ऐसी श्रृंखला को हम क्या नाम देते हैं? जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। तो इसी को हम जल विभाजक भी बोलते हैं। इतना आप दिमाग में रखे रहेंगे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? तो गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। गुरु शिखर। और गुरु शिखर नामक ऊंची चोटी इसकी कौन सी पहाड़ी पर है? तो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। और दोस्तों एक बात और आपको याद रखना है कि जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा भी इसी माउंट आबू में पड़ता है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप जानते हैं, ये भी आपका यहीं पड़ता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो इतनी बातें आपको इसमें दिमाग में रखनी है। देख लीजिए, इतना क्लियर कर लीजिए। चलिए अच्छा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला जो प्रायद्वीपीय पठार के सबसे ऊपर है, उसको हम लोगों ने अभी क्लियर किया। अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ढाल कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये हिस्सा इतना प्रायद्वीपीय पठार है, तो उत्तर की ओर ऐसे नीचे की ओर झुका हुआ है। और ऐसे झुका होने के कारण यहाँ से बेतवा फिर चंबल के नदियां जाकर के गंगा और यमुना की सहायक नदियों के रूप में मिलेंगी। अर्थात ढाल यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का ऊपर की ओर ढाल उत्तर की ओर ही है, इसलिए यहाँ से नदियां निकल करके नीचे नहीं आती बल्कि ऊपर की ओर चली जाती। कुल मिलाकर जैसे ये पठार है तो ढाल आपका ऐसे है। और इधर यहाँ पर जो है इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर इसका ढाल इस तरफ हो जाता है, तो ये पूर्व की ओर ढाल होता है। यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर नदियां जाती हैं। इसलिए आप नीचे की ओर देखेंगे तो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इधर से निकलकर इधर की ओर जा रहे हो, क्योंकि ढाल ही आपका ऐसे है। तो कुल मिलाकर प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के कारण ही इस प्रकार की नदियां आपको दिखाई देती हैं कि कुछ नदियां यहाँ से निकलती तो है प्रायद्वीपीय पठार से, लेकिन उत्तर में जाकर गंगा यमुना के साथ मिल जाती हैं और कुछ नदियां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे नर्मदा या ताप्ती नदियों को देख लो तो भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से यहाँ पर नर्मदा जाती है और भ्रंश घाटी का ढाल इधर की ओर है। इधर की ओर होने के बाद के कारण ये नदी आपकी ऐसे बहेगी। तो कुछ नदियां ऐसे जाएंगी, कुछ नदियां ऐसे जाएंगी, कुछ नदियां ऊपर की ओर जाएंगी। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के कारण उस दिशा में बह जाती है। और एक बात कि प्रायद्वीपीय पठार आपका हिस्सा किसका है, तो आप जानते हैं गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता रहा है। गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता रहा है। और दूसरी बात, ये विवर्तन की दृष्टि से स्थिर है। विवर्तन की दृष्टि से स्थिर है। विवर्तन की दृष्टि से स्थिर होने के कारण यहाँ पर भूकंप वगैरह बहुत कम देखे जाते हैं। विवर्तन की क्या कहलाता है, इसको भी समझ लीजिए। विवर्तन की रूप से स्थिर मैंने बोला है। विवर्तनिक का मतलब है कि किसी भी भूखंड के नीचे होने वाली हलचल, तो इसके नीचे कोई किसी प्रकार की विशेष हलचल नहीं पाई जाती, भारतीय प्लेट का हिस्सा है, इसलिए विवर्तन की रूप से स्थिर बोल रहा हूं मैं। और इसी कारण आपका यहाँ पर भूकंप वगैरह नहीं आते। तो इतना बात आप यहाँ पर क्लियर कर लिए होंगे।
प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के। तो दो चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया यहाँ पर। आइए और आगे बढ़ते हैं और मालवा के पठार को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मालवा पठार। अब मालवा पठार को अगर देखोगे तो इसका ज्यादातर विस्तार आपका कहां दिखाई देगा? एमपी में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश का 28% हिस्सा मालवा पठार के अंतर्गत आता है। एमपी का 28% हिस्सा मालवा पठार के अंतर्गत आता है और ये कुछ राजस्थान में भी आपका विस्तृत है और भी कुछ राज्यों में, लेकिन मुख्य रूप से मैं केवल बात कर रहा हूं। अब मालवा का जो नाम है वो मालव जाति के कारण आया है और मालव जाति आपकी कहाँ रहती थी? तो यहाँ पर अवंती पहले महाजनपद था और अवंती की राजधानी यहाँ पर उज्जैनी हुआ करती थी और इसके अलावा एक दसार्ण प्रदेश था। तो दसार्ण प्रदेश में आपकी मालव जाति रहती थी और दोस्तों यही मालव जाति जब सिकंदर की सेना ने भारत में आक्रमण किया तो सिकंदर की सेना के साथ भी युद्ध किया था, हालांकि हार गई थी। तो इसी मालव जाति के निवास क्षेत्र को ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? मालवा के नाम से ये आपका क्षेत्र जाना गया। अब इसमें देखें तो कौन कौन सी नदियां बहती हैं मालवा के पठार में? तो बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा फिर चंबल और इसके अलावा सिंध। तो काली सिंध लिख लीजिए यहाँ पर, काली सिंध। ये नदियां आपकी यहां से होकर के बहती हैं और इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं कि अवनलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। तो आप लोग इसके पहले के वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। और देखें ये जो मालवा का पठार है तो ये आपका किससे बना हुआ है? बेसाल्टिक लावे से बना हुआ है। बेसाल्टिक लावे से बना हुआ है और अगर बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा है तो वहां की मिट्टी का रंग काला हो जाता है। ये मिट्टी यहाँ पर काली प्राप्त होती है और काली मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। आप इस बात को जानते हैं। तो मालवा पठार में कैसी मिट्टी है, क्या है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे। और मालवा के पठार में ही आपकी भीमबेटका गुफाएं भी हैं। भीमबेटका गुफाएं दोस्तों इंदौर, भोपाल, सीहोर ये वाला क्षेत्र आपका किसमें आता है? मालवा पठार के अंतर्गत आता है। तो इतनी बातें आपको मालवा के संदर्भ में क्लियर रखनी है। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये मालवा क्लियर, दो चीजें क्लियर कर लिए। प्रायद्वीप के बारे में समझ लिया, किधर ढाल है क्या नहीं है, कहां तक विस्तार है प्रायद्वीप का। आइए और आगे चलते हैं। और अब लीजिए बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपको केवल दो चीजें लिखनी है। बुंदेलखंड का पठार जानते तो हो, ये बुंदेलखंड का पठार कहाँ आता है? तो इसका विस्तार यूपी और एमपी दोनों जगह है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और ये आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट से बना हुआ है या नीस से बना हुआ है? तो ग्रेनाइट या नीस की प्रधानता बुंदेलखंड के पठार में आपकी ज्यादा है। और यहाँ पर केन, धसान एवं सिंध नदियां बहती हैं, ये भी जानते हो। केन, धसान एवं सिंध नदियों का क्षेत्र है ये। केन, धसान एवं सिंध नदियों का क्षेत्र है। और बुंदेलखंड के पठार में ही प्रसिद्ध स्थल खजुराहो स्थित है, ये भी जानते हो। और खजुराहो के अलावा धुबैला भी है आपका यहीं पर है। धुबैला है, ओरछा है। धुबैला तो जानते हो कि छतरपुर में ही आता है। खजुराहो भी छतरपुर में आता है, ठीक है। ओरछा निवाड़ी की तरफ पड़ जाता है, इतना तो सब जानते ही हो आप लोग। और एक चीज, यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में आपको क्या याद रखना है? यूपी और एमपी में फैला हुआ, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ, केन, धसान सिंध नदियां बहती हैं, खजुराहो, दुबैला, ओरछा जैसे स्थल स्थित हैं और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। और आगे आइए चलते हैं, देखते हैं बुंदेलखंड के बाद। बुंदेलखंड के बाद देखते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड तो ये दोस्तों एमपी में आपका शहडोल उमरिया डिस्ट्रिक्ट, ये आप जानते हो, इस क्षेत्र में स्थित है। शहडोल उमरिया
इन क्षेत्रों में बघेलखंड आपका पाया जाता है और यहाँ पर कोयला के निक्षेप है। कोयला बघेलखंड में काफी मात्रा में पाया जाता है। और वृक्षों की बात करूं मैं तो वृक्षों में साल और सागौन के वृक्ष भारी मात्रा में बघेलखंड के पठार में देखे जाते हैं। तो साल और सागौन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहीं पर आपका बांधवगढ़ नामक राष्ट्रीय उद्यान भी है, बघेलखंड में ही आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर आपका यहाँ पर अमरकंटक, अमरकंटक जानते ही हैं आप लोग, तो अमरकंटक भी आपका बघेलखंड में स्थित है। तो इतनी बातें आपको बघेलखंड के बारे में याद रखना है। अब आइए छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करते हैं। छोटा नागपुर पठार, ये दोस्तों छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका कहां दिखाई देता है, झारखंड में दिखाई देता है। तो भारी मात्रा में तो झारखंड में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखा जाता है। बट अगर सीधा सीधा एक राज्य से प्रश्न पूछेगा कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा झारखंड में है। अब इसका नाम नागपुर क्यों है? नागपुर तो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो माना जाता है कि झारखंड में कभी नागवंशीय राजाओं का शासन था और नागवंशीय राजाओं के आधार पर इसका नामकरण नागपुर कर दिया गया है। तो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। और एक दूसरा प्रश्न आप देखते हैं छोटा नागपुर पठार से कि इसको हम भारत का रूर कहते हैं। अबे भारत का रूर खनिज प्रधान की प्रधानता की दृष्टि से कहते हैं, ये तो जानते ही हो। जर्मनी में एक प्रदेश है जो राइन नदी का क्षेत्र है, उसको हम रूर कहते हैं और वो क्षेत्र भी खनिज की दृष्टि से यहाँ पर प्रसिद्ध माना जाता है। तो कुल मिलाकर जर्मनी के रूर से तुलना की जाती है छोटा नागपुर पठार की, इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। तो रूर क्षेत्र कहाँ का है, ये अगर प्रश्न आता है तो जर्मनी का है। और ये किस लिए जाता है, ये जो किस लिए जाना जाता है, तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से जाना जाता है। इतनी बातें आपको छोटा नागपुर पठार में याद रखनी है। अब देखो इसमें कौन कौन से पठार को अगर और डिवीजन किया जाए तो एक तो इसको रांची का पठार भी बोलते हैं। रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कौन कौन से छोटे पठार सम्मिलित होते हैं? रांची का पठार, हजारीबाग पठार सम्मिलित होता है, हजारीबाग पठार, और कोडरमा पठार भी सम्मिलित होता है, कोडरमा पठार। और एक नदी अगर आपको याद हो तो यहां से एक नदी बहती है गोदावरी, गोदावरी नहीं है, दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से बहने वाली कौन सी नदी है? दामोदर नदी। हाँ दोस्तों, यही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो दामोदर नदी इनके दोनों के बीच से होकर के बहती कुल मिलाकर। और ये रांची के पठार और हजारीबाग पठार में इसको बांट देती है और तीनों को सम्मिलित रूप से हम छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। रांची का पठार जो है वो संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। संप्राय मैदान क्या होते हैं? संप्राय मैदान में कोई भी टीला विशेष या शिखर वगैरह इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो जिस भी पठार में टीला और शिखर ना हो वो आपका संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है, जैसे कि आपका रांची का पठार हो गया। अब इतनी चीजें आप यहाँ पर क्लियर कर पा रहे होंगे। अब छोटा नागपुर का पठार बना कब था? तो ये भी आपका प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में बना था छोटा नागपुर का पठार। तो इतनी चीजें आप छोटा नागपुर के पठार के बारे में क्लियर कर रहे होंगे। आइए और आगे चलते हैं। और आगे चल करके शिलांग पठार को देखते हैं। शिलांग आप जानते ही हैं कि मेघालय की राजधानी, और ये इसका विस्तार मुख्य रूप से दो राज्यों में, शिलांग पठार का, मेघालय और असम। तो प्रायद्वीपीय पठार, इसका मतलब ये नहीं देखना है कि साउथ भर में, ये आपका मेघालय और असम तक में फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय और असम
मेघालय की 3 पर्वत श्रृंखला शिलांग पठार के अंतर्गत आती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी एवं जैंतिया। और असम की यहां पर जो है 2 पर्वत श्रृंखला आती हैं, एक मिकिर और दूसरी रेंगपा। मिकिर और रेंगमा, ये 2 पर्वत श्रृंखला आपकी शिलांग के अंतर्गत आती है। और शिलांग पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी नोकरेक है। या मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी प्रश्न पूछेगा तो आपको उत्तर क्या होगा, नोकरेक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहां से लेकर के और शिलांग तक का पूरा हिस्सा पढ़ डाला। अब उसके नीचे आइएगा, दंड का रंड का पठार देखते हैं। दंड का रंड का पठार, दंडका रण्य का पठार अगर केवल एक राज्य में पूछे तो उत्तर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ में आता है। लेकिन केवल छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं है, छत्तीसगढ़ के अलावा यहाँ पर उड़ीसा में भी पाया जाता है दंडका रण्य का पठार। और उड़ीसा के अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार देखा जाता है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दंडकारण्य का पठार आपका किसके अंतर्गत आता है, दक्कन के पठार के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। और दंडकारण्य के पठार में मुख्य रूप से आपका क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर भी आपका ग्रेनाइट से आपका बना हुआ है। तो दंडकारण्य का पठार भी ग्रेनाइट से बना हुआ है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है दंडकारण्य के पठार के संदर्भ में कि नीस की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है। और दंडकारण्य में टिन का एकमात्र भंडार है। ठीक है, पहले इतनी चीजें यहां पर क्लियर कर ले, फिर दूसरे में देख लेंगे। ग्रेनाइट और नीस इससे बना हुआ है आपका दंडकारण्य का पठार। अब आते हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत। दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के अंतर्गत कई छोटे छोटे पठार आपके आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन से छोटे छोटे, तो अभी मैंने क्या बताया कि दंडकारण्य का पठार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तेलंगाना का पठार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कि कर्नाटक का पठार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और बस्तर का पठार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और बस्तर का पठार भारत में टिन का एकमात्र भंडार माना जाता है। कुल मिलाकर टिन के लिए अगर कोई एकमात्र भंडार है तो आपका कौन सा है, बस्तर का पठार है। तो इतनी सारी चीजें आपकी दक्कन के पठार के अंतर्गत आती हैं। अब दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो आपका बेसाल्टिक लावे के कारण हुआ है। कुल मिलाकर बेसाल्ट से आपका दक्कन का पठार बना हुआ है। और दक्कन के पठार के अंतर्गत ही बहुत प्रकार की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं छोटी छोटी, जैसे हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला आपकी इसमें आ जाएगी, हरिश्चंद्र, बालाघाट आ जाएगी, बालाघाट पर्वत श्रृंखला। और इसी के अंतर्गत सतमाला पर्वत श्रेणी भी आ जाएगी, सतमाला पर्वत श्रेणी। और सतमाला के अंतर्गत यहीं पर जो है अजंता पर्वत श्रेणी भी आ जाएगी, अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता के अलावा गाविलगढ़ पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी भी आ जाएगी। इन सब का विस्तार भी आपका कहाँ मिलता है, दक्कन के पठार में देखने को मिलता है। और ये सभी सम्मिलित रूप में कहाँ पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में सम्मिलित रूप में पाई जाती हैं। इतनी बातें आपको दक्कन के पठार के अंतर्गत देखनी है। चलिए अच्छा, इतना क्लियर कर लिए होंगे। और आगे चलते हैं और विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। तो देखिए, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है आपकी, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का डिवीजन करती है। विंध्याचल
उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा रेखा के रूप में जानी जाती है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख आपकी पहाड़ियां आती हैं, और वो कौन कौन सी आती हैं? एक भांडेर पहाड़ी आती है, भांडेर पहाड़ी, ये पूरब से पश्चिम नहीं, यहाँ पर जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगी भांडेर। फिर कैमूर की पारसनाथ पहाड़ियां, पारसनाथ पहाड़ी, जैसे मान लो कि ये कोई विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है तो ये हो गई भांडेर, ये हो गई कैमूर, ये हो गई पारसनाथ। तो इतनी पहाड़ियां आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। और विंध्याचल पर्वतमाला की कहानी अगस्त्य ऋषि से जुड़ी हुई है कि एक बार अगस्त्य ऋषि आपके दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जा रहे थे और विंध्याचल पर्वत घमंड में आकर सूर्य का रास्ता रोक करके खड़ा हुआ था, और तब अगस्त्य ऋषि ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ा सा मुझे जाने का रास्ता दे दो। तो विंध्याचल पर्वतमाला लेट गए और अगस्त्य ऋषि ने कहा कि जब तक मैं वापस लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। तो माना जाता है तब तक न कभी अगस्त्य ऋषि वहां से वापस लौट कर गए और विंध्याचल पर्वतमाला आपका वैसे ही लेटा हुआ है। तो इतनी कहानी आपकी विंध्याचल पर्वतमाला से जुड़ती है। और इसका विस्तार ज्यादातर कहां पर है? तो विंध्याचल का यूपी, एमपी, बिहार, इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है। यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, इन सभी राज्यों में है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और यहीं तक जब आर्य आए थे भारत में तो आर्यों ने भी विंध्याचल पर्वतमाला तक के क्षेत्र को जीत लिया था। तो इतनी चीजें आप यहाँ पर कंप्लीट कर पा रहे होंगे। विंध्याचल के आगे आइए और सतपुड़ा के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा में भी 3 प्रमुख पहाड़ियां आपकी आती हैं सतपुड़ा के अंतर्गत। राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। अब देखें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो आपकी महादेव पहाड़ी में आती है, धूपगढ़। और जो यहीं पर अमरकंटक की दूसरी चोटी है जहां से यहाँ पर जो है नर्मदा नदी निकलती है, वो आपकी कहाँ आती है? मैकाल पहाड़ी के अंतर्गत आती है। तो अमरकंटक से ही क्या निकलेगी? नर्मदा नदी का उद्गम होगा और यहीं से आपकी सोन नदी निकलती है अमरकंटक से ही। और धूपगढ़ चोटी के अंतर्गत ही हिल स्टेशन की पंचमढ़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का फेमस हिल स्टेशन भी आपका महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और मुख्य रूप से एमपी, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ इनकी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने इसमें क्लियर किया। अब केवल और केवल वेस्टर्न घाट की पूर्वी घाट, इन घाटों के बारे में पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि उसकी चीजें आपकी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उसको हम उस वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।